हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आइए तो आज हम एक नई कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि डच कंपनी किस तरह से भारत को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही थी। ऐसे में कारण यह हुआ कि अब देखिए, आप किसी देश पर या किसी क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं, अगर इस क्षेत्र में हम जाएंगे तो हमें इससे लाभ होगा या यहाँ से संसाधन प्राप्त होगी। लेकिन ऐसे में डच कंपनी क्या थी कि भारत को महत्व दे ही नहीं रही थी। ऐसे में उसका जो पकड़ था भारत पर धीरे धीरे कमता चला गया। और फिर उसके दरमियान देखिएगा तो ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपनी मजबूती बनाते रहे। अब आज जो हम लोग जानने वाले हैं, जानेंगे डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी का जो बीच का गठजोड़ है, जो बीच का काल है, उस काल में किस तरह से डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी अपनी शक्तियां को निर्वहन किए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो डेनिश कंपनी की कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही भारत में, तो इसके बारे में हम लोग कम ही शब्दों में जानकर क्लियर करते हैं। तो मैंने देखिए हेडिंग लगा रखा है, डेनिश कंपनी। सबसे पहले आप जानिए कि इसकी जो पहली कोठी थी, व्यापारिक केंद्र था, वो ट्रेंकोवार में था। ट्रेंकोवार तमिलनाडु में पड़ता है। तो याद रखना है, ये फैक्चुअली पॉइंट है। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग क्रम वाइज सब्जेक्ट के अंदर जाते जा रहे हैं, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतना ही क्लियर होते जा रहा है। अभी तक कुछ कुछ है, जैसे कोई कंपनी आई है तो उसको तो फैक्चुअली आपको जानना ही होगा कि वो आई कब, उसकी पहली कोठी कहाँ थी। तो इस तरह से डेनिश कंपनी की जो पहला व्यापारिक केंद्र था वो ट्रेंकोवार तमिलनाडु में था। और दूसरी 1776 में इन्होंने श्रीरामपुर, बंगाल में पड़ता है, श्रीरामपुर को अपना मुख्यालय बनाया। और श्रीरामपुर को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट ये स्थल है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियों ने धर्म प्रचार प्रसार अधिक किया था, यानी धर्मांतरण का जो कार्य है वो बहुत ही अधिक किया था। तो इस नज़र से भी जो श्रीरामपुर है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला इसके दरमियान देखिए कि 1845 में डेनिश कंपनी ने अपनी पूरी संपत्ति और पूरी भारत में जो इसकी संपदा था वो बेचकर व्यापारिक केंद्र ये अलग चले गए, यानी यहाँ से भारत से ये सब कुछ बेचकर ये चले गए। किसको बेचे? ब्रिटिश कंपनी को बेचे। तो ये डेनिश कंपनी के बारे में एक छोटी सी समझ है, इससे ज़्यादा प्रश्न इस कंपनी के ऊपर आते ही नहीं हैं। अगर आएंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, तो श्रीरामपुर। कब बनाया? तो 1776 में। इसकी पहली कोठी कहाँ थी? तो ट्रेंकोवार तमिलनाडु में थी। आपको इसी टॉपिक और इसी कंडीशन के दरमियान ही एग्जामिन जो कंट्रोलर है आपको प्रश्न गढ़ देंगे। तो आप इस कंपनी के बारे में इतना अगर बात आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम के नज़र से सफिशिएंट है। आगे देखते हैं, अगला जो कंपनी हमारा है वो है फ्रेंच कंपनी। अब फ्रेंच कंपनी का क्या उपलब्धियां हैं, ये भारत में बहुत दिनों तक ये एग्जिस्टेंस करेगी। तो इसके पीछे कौन सी इसकी कारण थी, कौन सी इसकी सकारात्मक अवस्था थी जिसके कारण ये भारत में रह पाया। तो देखिए, इसकी जो पहली कोठी थी फ्रेंच का, वो सूरत में था, सूरत यानी गुजरात। दूसरी इसकी कोठी मसूलीपट्टनम था, मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है मसूलीपट्टनम। तो ये दो चीज़ है जो आपको बेसिक याद रखना है, पहली कोठी सूरत, दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम। अब आगे इसी दरमियान देखिएगा तो इसका एक ऑफिसर होते हैं फ्रेंच कंपनी का, जिसका नाम होता है फ्रैंको मार्टिन। 1773 में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की नींव डाली थी, जो पौंडीचेरी थी उसका नींव डाला, यानी वहाँ पे स्थापित किया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि वह कौन था जो पहली बार पौंडीचेरी का नींव डाला था। तो वो था फ्रैंको मार्टिन। वो कब? तो 1773 में। अब आगे चल के आप देखिएगा तो इसी क्रम में 1701 में पांडिचेरी था, उसको फ्रांसीसियों ने अपनी मुख्यालय बनाया। क्या बना दिया? मुख्यालय कहने का मतलब वहाँ पे राजधानी टाइप जैसा अपनी व्यापारिक कोठियाँ, अपना बियर हाउस आदि जैसे क्षेत्र बना लिए।
तो याद रखिएगा इतना में। अब इसी के दरमियान यहाँ से जब धीरे धीरे फ्रेंच कंपनी व्यापारिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा बढ़ा रही है, तो ऐसे में फ्रेंच कंपनी ब्रिटिश कंपनी के प्रतिस्पर्धी बन रही है। तो इसी प्रतिस्पर्धी के चलते, साम्राज्यवादी हितों के चलते अब क्या होने वाला है कि फ्रांस और ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, और वो युद्ध को हम कहेंगे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध क्यों कहेंगे? क्योंकि लगभग 2 या सारी युद्ध जो हुई है वो कर्नाटक में हुई है, तो हम उसे कहेंगे कर्नाटक युद्ध। उसी के दरमियान थोड़ी सी देख लेते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र क्या क्या था। तो व्यापारिक केंद्र में आप देखिए, तो पहली बात आपको मैंने बताया था सूरत, फिर पौंडीचेरी, मसूलीपट्टनम और चंदरनगर पर प्रश्न आते हैं, क्योंकि चंदरनगर बहुत ही प्रोमिनेंट व्यापारिक ट्रेडर सेंटर था जो बंगाल में था। किन लोगों का? फ्रांसीसियों का। तो आप इस चीज को याद रखिए। अब इन सब के दरमियान मैंने आपको कहा कि अब व्यापारिक गतिविधियां फ्रेंच कंपनी बढ़ा रही है और ब्रिटिश कंपनी भी उत्साहित है कि हमारी कोई प्रतिस्पर्धा ना बने। ऐसे में ये 2 यूरोप से आई 2 कंपनी, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश, दोनों यानी एक मियान में 2 तलवार कैसे रह सकते हैं? अगर कोई एक कमरा है उसमें एक ही बेड है और वैसा कंडीशन है कि एक ही व्यक्ति रह सकते हैं, तो ऐसे में तो एक ही व्यक्ति रह सकते हैं। अब उसमें अगर 2 व्यक्ति आना चाह रहा है तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएंगी, और ये प्रतिस्पर्धा जो था अपनी साम्राज्य हित की देखते हुए हो रहा था। तो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी में अब युद्ध होने वाला है। इसीलिए आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रहा होगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी में संबंध, यानी दोनों में संबंध कैसा था। तो देखिएगा, अब संबंध के बात किया जाए तो ये तो लाजमी है कि दोनों की व्यापारिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है, तो उसी महत्वाकांक्षा को लेते हुए देखते हुए व्यापारिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए इन दोनों में क्या होता है, दोनों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध होता है। कितना युद्ध? 3 कर्नाटक युद्ध होता है। अब 3 कर्नाटक युद्ध होता है तो हम लोग जानते हैं कि पहली कर्नाटक युद्ध की क्या विशेषता रही, ये कितना हद तक सफल रहा, कौन सी कंपनी को कितना हद तक अपनी साम्राज्यवादी प्रसार में सफलता मिली। तो जो पहली कर्नाटक युद्ध आप देख रहे हैं वो 1740 से 48। अब देखिए ये जो डेट है इस पर बहुत हिस्टोरियन में विवाद रहता है कि 1740 से 48 बेसिकली क्या था। इसका जो तात्कालिक कारण था, इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश था, वहाँ पे शासक बनने के लिए यानी उत्तराधिकार कौन बनेगा इसको बनने के लिए यूरोप में फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो ऐसे में यूरोप में लड़ाई हो रहा है और भारत में ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी है, इन दोनों टकरा रही है। तो उसी के कारण भारत में लड़ाई शुरू होता है। लेकिन जो यूरोप में लड़ाई होता है, यूरोप स्तर पर वो लड़ाई चलता है 1740 से शुरू होता है, लेकिन भारत में वो लड़ाई कब होती है? 1744 से 48। इसलिए कभी कभी आपको देखने को मिलेगा 1740 से 48 और 1744 से 48। तो ये दोनों बात को याद रखें। 1744 में भारत में शुरू हुआ है ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनी के बीच, लेकिन यूरोप और ये ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनी के बीच यूरोप के स्तर पर देखा जाए तो वो युद्ध कब शुरू हुआ है? 1740 से 48 तक। तो इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बना होगा कि तत्कालिक कारण क्या था ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लेकर ये युद्ध हुआ था। तो आपको यहाँ तक ये बात क्लियर। अब इस युद्ध में देखिएगा तो फ्रेंच ने ब्रिटिश से, जब ये युद्ध हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो फ्रेंच का पल्ला यहाँ पर भारी पड़ते हुए दिखा। फ्रेंच ने ब्रिटिश से क्या किया कि मद्रास छीन लिया। ब्रिटिश से फ्रेंच ने क्या छीन लिया? मद्रास छीन लिया।
और इस युद्ध में देखिएगा तो ब्रिटिश का जो नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से वो कैप्टन पैराडाइज। इसलिए याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रेंच की तरफ से, तो कैप्टन पैराडाइज। आपको क्लियर यहाँ तक। अब इसी के कड़ी में एक युद्ध जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं सेंट टोमे की युद्ध, सेंट टोमे की लड़ाई। इस लड़ाई में क्या होता है इसको समझिएगा, शायद कट रही होगी वीडियो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्रेंच ने ब्रिटिश से मद्रास जो कि छीन लिया, और फ्रेंच के तरफ से जो युद्ध को नेतृत्व कर रहे थे, निर्वहन कर रहे थे, वो फ्रेंच अधिकारी थे कैप्टन पैराडाइज। अब इसी के अगली कड़ी में सेंट टोमे की लड़ाई होती है, और सेंट टोमे की लड़ाई में देखिएगा तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है डुप्ले, वो षड्यंत्रकारी नीतियाँ चलाएंगे। और जो कर्नाटक का नवाब था, अब देखिए इसमें भारत भी बहुत सैनिक रूप से शक्तिशाली था, और यहाँ पे देखिएगा तो जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसका सेनापति को, जो कि बहुत बड़ी सेना, उस सेनाओं को हरा देती है मात्र छोटी सी ब्रिटिश सैनिक। और फिर इसी के सॉरी ब्रिटिश सैनिक मैंने बोल दिया, इन सैनिकों को हरा देती है कौन, तो ब्रिटिश सैनिक ही। किसकी सैनिकों को, तो अनवरुद्दीन यानी भारत के जो शासक था, बेसिकली कर्नाटक का शासक, उसकी बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी थी, लेकिन एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी ब्रिटिश का हरा देती है। तो इससे ब्रिटिशर्सों को ये प्रोत्साहन मिला, अंदर से जिज्ञासा मिला कि अगर हम कमिटमेंट ट्रेंड वेल, अगर सैनिक पूरा लेटेस्ट वेपन्स के साथ अगर भारतीयों के सैनिकों के सामना करते हैं तो हम गाजल और मूली की तरह उसको काट सकते हैं और युद्ध में हम पराजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसी के बाद देखिएगा तो ब्रिटिशर्सों और फ्रेंचों के बीच एक्सला-शापेल की संधि होती है। एक्सला-शापेल की संधि हुई, और इस संधि में जो फ्रेंच मद्रास ब्रिटिश से छीना था उसे ब्रिटिशर्सों को लौटा दिया गया, और इस बदले में फ्रेंच ने कहा कि मुझे अमेरिका में जो लुइसबर्ग है वहाँ पे वो वाली क्षेत्र मुझे दे दिया जाए। तो ये एक्सला-शापेल की संधि थी, और इस एक्सला-शापेल के संधि में क्या हुआ कि दोनों में संधि हुई। संधि के दौरान ब्रिटिश कंपनी को जो मद्रास फ्रेंच ने छीन लिया था उसे पुनः लौटा दिया। तो आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक बेसिक स्ट्रक्चर और एक माइंड मैपिंग इमेजिनेशन पावर बना होगा। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है, और उसके बीच में जो छुट-पुट लड़ाइयाँ हुई है उसका कारण है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कर्नाटक युद्ध। सेकेंड कर्नाटक युद्ध आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा, ये जो कर्नाटक युद्ध है 1749 में ही शुरू हो जाता है। अब ये कर्नाटक युद्ध 1749 में शुरू हुआ, और यहाँ तक ये कर्नाटक युद्ध 1748 में ख़त्म हुआ था। आप सोचिए कि एक युद्ध 1748 में समाप्त हो रहा है और दूसरी 1749 में शुरू हो रही है, तो क्या ये यूरोपीय और ऑस्ट्रिया जैसे तत्कालीन कारणों का शिकार था? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। बेसिकली बात यह था कि दोनों कंपनियों के बीच व्यापारिक साम्राज्यवादी हितों का महत्वपूर्णता नज़र आ रही थी। भारत में इन दोनों कंपनियों के दोनों हाथ में सभी क्षेत्रों में बहुत लड्डू नज़र आ रहा था। ऐसे में इन लोगों की ये महत्वाकांक्षा लाजमी सी है कि उत्पन्न होगा कि भारत में हम व्यापारिक साम्राज्य का स्थापना करें। तो उसी के दरमियान देखिएगा कि सेकेंड कर्नाटक युद्ध जिसका तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण आप समझ लीजिए क्या था कि इस समय फ्रांसीसियो का जो गवर्नर था वो था डुप्ले, और डुप्ले ने बहुत ही षड्यंत्रकारी और राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करके भारतीय राजाओं में शासक बनने हेतु छोटे मोटे छुट-फुट युद्ध चलते रहते थे, और इसी का कूटनीति षड्यंत्र चाल चलते हुए
डुप्ले ने भारतीय राजाओं के बीच पॉलिटिकली और राजनीतिक हस्तक्षेप करके डुप्ले ने सोचा, अगर हम अपने मर्जी के व्यक्ति को कर्नाटक और हैदराबाद का नवाब बना देते हैं तो हम अपने अनुसार व्यापारिक गतिविधियां और कार्य और पूरे क्षेत्र को नियंत्रण कर पाएंगे। तो उसी के दरमियान देखिएगा कि डुप्ले ने कर्नाटक का नवाब चंदा साहब और हैदराबाद का नवाब मुजफ्फर जंग को बना दिया। तो जब ये बना दिया तो इसी के दरमियान देखिएगा यहाँ पे गुंटूर की लड़ाई होती है। ये 1749 से 54 के बीच में होती है। अब इसी के अगली कड़ी में देखिए तो ब्रिटिश जो थे, खास करके रॉबर्ट क्लाइव उस समय के ब्रिटिश का चीफ कमांडरी थे, सेनापति थे, उसने त्रिचनापल्ली का लड़ाई का प्रारंभ कर दिया। और उसमें आप देखिएगा तो कर्नाटक और हैदराबाद का जो हारा हुआ गुट था, अब जैसे ये अपने मर्जी से किसी व्यक्ति को या चंदा साहब या मुजफ्फर जंग को शासक बना दिया, तो इसके जो हारे लोग थे, कर्नाटक के जो हारा हुआ गुट था, वो त्रिचनापल्ली में आकर क्या हुआ कि सारे जितने भी हारे हुए गुट थे त्रिचनापल्ली में आ गए और त्रिचनापल्ली में एक जगह पर एकत्रित हो गए। और उसी त्रिचनापल्ली में ब्रिटिशर्सों ने इन लोगों को संरक्षण दे दिया। अब संरक्षण दे दिया तो ब्रिटिशर्सों और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन का कंपनी, इन दोनों के बीच एक लड़ाई होनी स्वाभाविक थी, जिसे कहते हैं त्रिचनापल्ली की लड़ाई। इसमें क्या हुआ कि फ्रेंच का पल्ला कमजोर पड़ते हुए दिखाई दिया। अब इस पल्ले में कमजोर पड़ते हुए दिखाई दिया और उसी के दरमियान रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चला, वो था अर्काट का घेराबंदी। अर्काट क्या था इसके बारे में जानते हैं। अर्काट कर्नाटक का राजधानी था। अर्काट क्या था तो कर्नाटक का राजधानी था और कर्नाटक पर क्लाइव ने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया है तो जो डुप्ले के साथ कर्नाटक का नवाब चंदा साहब त्रिचनापल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो नवाब की राजधानी पर यदि कोई हमला कर दिया है तो ये नवाब अपनी पूरी सेना और सैनिक लेकर अर्काट के तरफ आएंगे। और अर्काट के तरफ आएंगे तो त्रिचनापल्ली का जो भूखंड है, जो युद्ध भूमि है, वो सैनिकों से छिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी सैनिक कम जाएंगे। तो ऐसे में ब्रिटिश कंपनी के लिए फ्रेंच कंपनी पर दबाव बनाना और उसकी शक्तियों को कुचलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का चाल था। यानी कुल चाल ये समझिए कि चंदा साहब को, कर्नाटक के नवाब को त्रिचनापल्ली से अर्काट बुलाना था ताकि यहाँ पे सैनिक शक्ति कमजोर पड़े और इसका लाभ कौन उठा ले, क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव उठा ले। तो इस चीज को आप समझे कि नहीं कि अर्काट का घेरा क्या था, यानी ये सोची समझी चाल था। क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर क्या कर दिया, हमला किया, जो अभी मैंने बताया। इसी के कड़ी में आगे देखें तो इसी के बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसी पूरी गति से हार गए, इनकी शक्तियां तुच्छ हो गई। और इसी के बाद फिर क्या हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्ले की जगह गुडेहू को बुलाया, एक गवर्नर बनाकर किसको भेजा, गोडेहू, और डुप्ले को बुला लिया। अब डुप्ले कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो कि एक युद्ध हारा नहीं, इसको बुला लिया गया। और इसी का परिणाम आगे होगा जो कि ये फ्रेंच कंपनी सामना करेगी। और फिर बुला लिया, गोडेहू आ गया, फिर डुप्ले चला गया। और इसी के दरमियान देखिएगा तो 1764 में क्या हुआ कि पौंडीचेरी की संधि हो गई ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ये सेकेंड कर्नाटक युद्ध का जो छिटपुट युद्ध हुए हैं उसका जो परिणाम हुआ है ये मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कर्नाटक युद्ध। इसका तत्कालिक कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध ही चला था 7 वर्ष। अब देखिएगा कनाडा पर फ्रेंच के कब्जा को लेकर ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा,
तत्कालिक कारण ये तो 7 वर्षीय युद्ध था ही, क्योंकि 7 वर्ष चला, लेकिन इसका जो मेन तत्कालीन कारण ये था कि कनाडा में फ्रेंच कंपनी का, फ्रांस का प्रभुत्व था, और उस कनाडा पर ये जो इंग्लैंड की कंपनी थी ये भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। इसी को लेकर दोनों में साम्राज्यवादी और प्रतिस्पर्धा हुई। अब प्रमुख युद्ध इसके दरमियान कौन कौन हुए हैं? तो चंदरनगर पर हमला किया कौन? ये ब्रिटिश कंपनी, और कब्जा कर लिया 1756 में। फिर बांडीवासा की लड़ाई हुई 1760 में, जिसके कारण फ्रेंच हार गया। और ये जो बांडीवास की लड़ाई में जो फ्रेंच के तरफ से नेतृत्व कर रहा था सेनापति, वो सेनापति था बुस्सी, जो सैनिक कमांडर था, और काउंट डी लाली ये सैनिक का नेता था। इसी के दरमियान देखिएगा तो पौंडीचेरी की लड़ाई हुई, और पौंडीचेरी की लड़ाई में क्या हुआ कि 1761 में ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया और फ्रेंच हार गया। ठीक, अब अंतर्गत में युद्ध का अंत होता है। युद्ध का अंत में देखिएगा तो पेरिस की संधि हुई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, और पेरिस के संधि में पुनः 1763 ईस्वी में पांडिचेरी मिल गया। पांडिचेरी को जो ब्रिटिश कब्जा कर लिया था 1761 में, उसको पुनः पेरिस की संधि में जो 1763 में हुआ उसे पुनः लौटा दिया। किसको लौटा दिया? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बदले ये जो थे फ्रेंच ने, इसके बदले इन सारी कंपनियों को, और खास करके ब्रिटिश कंपनी को क्या हुआ, तो बहुत बड़ा भूखंड और साम्राज्यवाद में सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिकता ही नजर आया, सिर्फ इसको एकाग्रता ही नजर आया, क्योंकि ये इंटरेस्ट ले रहा था ना भारत पर। अब आगे देखिएगा तो इन सबों का जो निचोड़ आता है आखिर आंग्ल फ्रेंच वार में, कि फ्रेंच कंपनी युद्ध हार क्यों गए, आखिर हारने का क्या कारण था, फ्रेंच क्यों युद्ध हार गया, क्या इसकी महत्वाकांक्षा कम थी, क्या ये इंटरेस्ट कम यहाँ पे ले रहे थे? तो इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है कि फ्रेंच अधिकारी अयोग्य थे। अयोग्य का मतलब क्या? जैसे आप डुप्ले को देखें तो डुप्ले जिस तरह से अपनी षड्यंत्रकारी नीतियां को भारत के समक्ष, भारत के राजाओं के बीच, भारत के पॉलिटिकली इंटरफेयरनेस कर रहा था, ऐसे आने वाले कोई भी अधिकारी नहीं होंगे जो इस तरह से भारत में राजनीतिक गतिविधियां करे। तो फ्रेंच का अधिकारी अयोग्य थे। तो आप इस तरह से याद रखें कि फ्रेंच का अधिकारी क्या थे? अयोग्य थे। तो ये हार जाने का एक बड़ा कारण। दूसरा, फ्रेंच की तुलना में ब्रिटिश का संसाधन बहुत अधिक थे। आपको पता है कि ब्रिटिशर्सों ने बैटल ऑफ प्लासी के मैदान से ढेर सारी संसाधन प्राप्त किए थे, तो उसका लाभ भी उठा रहे थे। आगे आप देखिएगा थर्ड पॉइंट, कि फ्रेंच की तुलना में ब्रिटिश नौसैनिक बेहतर था। लाजमी सी बात है कि नौसैनिक सर्वोच्चता ब्रिटिश का हो गया था। समुद्र में ज़्यादा प्रभुत्व किसका था? ब्रिटिश का था। अगर मान लिया जाए फ्रेंच को लगे कि हमारी सैनिक कमज़ोर है या तो कम है, हम यूरोप से सैनिक मंगाएं, तो अगर यूरोप से सैनिक भी आ रहा होगा तो समुद्र में प्रभुत्व किसका है? ब्रिटिश कंपनी का। तो ऐसे में जो फ्रेंच कंपनी के आ रही होगी समुद्र के माध्यम से कंपनियाँ, सैनिक, उन सैनिकों को डुबो देगी। तो ये फ्रेंच की तुलना में ब्रिटिश नौसैनिक बेहतर था। अगला देखिएगा फोर्थ पॉइंट, ब्रिटिश को प्लासी जीत का लाभ हुआ था, अदम बिल्कुल हुआ था। ब्रिटिश कंपनी स्वायत्तता की कंपनी थी, जबकि फ्रेंच कंपनी सरकारी कंपनी थी। अब ये क्या मैटर है? तो आप जानिए कि जो ब्रिटिश कंपनी थी ये एक स्वायत्तता कंपनी थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। इसको सरकार का ये परमिशन था कि अगर आपको लगे कि भारत में कोई पॉलिटिकली इकोनॉमिकली रिफॉर्म करना है तो आप कीजिए, आप उसके लिए बेफिक्र हैं। आपको लगे कि हमें शांति से नहीं अशांति की भावना उत्पन्न करनी है तो आप कीजिए, भारतीयों को दमन कीजिए, शोषण कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो ये पॉलिटिकली निर्णय लेने में सक्षम थे ब्रिटिश कंपनी, जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी ये सरकारी कंपनी थी। तो ये समझ गए। अगला, ब्रिटिश की तुलना में फ्रेंच कंपनी भारत को कम महत्व भी दे रही थी। आपको यहाँ से पता चलेगा कि जब एक्सला-शापेल की संधि हुई तो एक्सला-शापेल की संधि में क्या हुआ कि जब एक्सला-शापेल की संधि में जब आप देखिए कि अनवरुद्दीन के साथ सेनापति को पराजित हुआ, और जब लुइसबर्ग मांगने लगा, फ्रेंच ने ब्रिटिश को मद्रास लौटाया। पहले फ्रेंच कंपनी ने मद्रास को छीन लिया, और फिर जब एक्सला-शापेल के संधि हुआ तो फ्रेंच ने मद्रास को लौटा दिया। किसको?
ब्रिटिश को, और इसके बदले मांगा क्या, तो अमेरिका में एक लुइसबर्ग नाम का जगह था, भूखंड था, व्यापारिक हब था, उसको मांगा। तो कहीं ना कहीं ये पहले ही पता चल गया है कि फ्रेंच कंपनी भारत में व्यापारिक और साम्राज्यवादी इंटरेस्ट बहुत कम ले रही है। इसीलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लाया कि ब्रिटिश कंपनी की तुलना में फ्रेंच कंपनी भारत को कम महत्व दे रही थी। तो ये सब फ्रेंच कंपनी क्यों हार गए, इसका प्रोमिनेंट रीजन है। एक रीजन है जो मेरा अनुभव से है कि डुप्ले को बुलाया जाना। डुप्ले को बुलाना एक कंपनी के लिए अयोग्य साबित होने का एक और कारण था। दूसरी बात, एक और कारण जानिए तो जान लीजिए ये कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसकी ध्यान उस समय किसी एक देश या एक साम्राज्य पर नहीं था। यूरोप पर भी ध्यान था, अमेरिका पर भी ध्यान था, एशिया तथा अन्य कार्य में भी, और भी तो उनके कार्य होते हैं, तो उन सभी कार्य में उसका ध्यान विचलित था। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी था सिर्फ और सिर्फ भारत पर कमिटेड था कि हमें सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां करनी है तो भारत पर करनी है और ढेर सारी लाभ कमाना है। तो मैंने किस तरह से आज डेनिश कंपनी से लेकर फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच संबंध बता दिया, और आगे जो हम लोग जानेंगे वो सब अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।